नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। हरियाणा पंजाब बुलेटिन में आपका स्वागत है और रुख करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शुक्रवार को हरियाणा पहुंचे, जहां उन्होंने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। जनसभा की शुरुआत में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में हरियाणा की जनता ने बीजेपी सरकार का सुशासन देखा है। कांग्रेस के 10 साल और बीजेपी के 10 साल में बहुत फर्क है। हरियाणा की पवित्र भूमि और भगवान श्री कृष्ण के गीता उपदेश भूमि इस कुरुक्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का इस गीता की भूमि के ऊपर मैं बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। जहां धर्म की लड़ाई स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने लड़ी और उसी लड़ाई में पूरी मानवता को गीता के माध्यम से संदेश दिया था। हरियाणा में सरकारों को और शासन को आपने नजदीक से देखा है और हरियाणा की जनता ने भी उस शासन प्रशासन की व्यवस्था को भुगता है। लेकिन पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सुशासन को लोगों ने देखा भी है और अनुभव भी किया है। पिछले 10 सालों में हरियाणा बदला भी है और बेहतर भी हुआ है। हरियाणा की पिछले 50 सालों की सरकारों और भारतीय जनता पार्टी की आपके तत्वाधान में 10 सालों की सरकारों के कामों में जमीन आसमान का अंतर आज दिखाई देता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, पहले हरियाणा में नौकरी बिकती थी, पर्ची खर्ची चलती थी। अब हरियाणा में नौकरी बिकती नहीं है, न पर्ची चलती है, न खर्ची चलती है और न ही मर्जी चलती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, पहले किसान फसल बेचता था पर दाम किसी और के खाते में जाता था। पहले किसान खराबे की शिकायत करता था, 2-2 रुपए के चेक पाता था। आज किसान मंडी में फसल बेच करके आता है, 72 घंटे में सीधा पैसा किसान के खाते में पहुंच जाता है। तो वही हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र में एक मेगा रैली की। इस दौरान उन्होंने भरोसा जताया कि हरियाणा में फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक तय है। रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम नायब सिंह की तारीफ की। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि हमने कांग्रेस का वो दौर देखा है जब विकास का पैसा सिर्फ एक जिले तक सीमित रह जाता था। बीजेपी ने पूरे हरियाणा को विकास की धारा से जोड़ा है। कांग्रेस आतंक और अलगाव के उस कालखंड को वापस लौटाना चाहती है। वो कालखंड जिसके कारण हरियाणा की अनेक माताओं को अपनी संतानें गंवानी पड़ी। कांग्रेस हरियाणा की माताओं से उनकी संतानें छीनना चाहती है। आप मुझे बताइए, क्या कांग्रेस को आर्टिकल 370 फिर वापस लाने देंगे क्या? देश लड़ाई लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा?
साथियों, कांग्रेस के लिए तुष्टीकरण ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। आज तो हालात ये हो गई है कि कांग्रेस के राज में कर्नाटका में गणपति जी को भी सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। गणपति जी को पुलिस के डिब्बे में बंद कर दिया। पूरा देश आज गणेश उत्सव मना रहा है और कांग्रेस विघ्नहर्ता की पूजा में भी विघ्न डाल रही है। अब कांग्रेस का शाही परिवार फिर आरक्षण खत्म करने पर अड़ रहा है। लेकिन मेरी बात कांग्रेस कान खोल करके सुन ले, जब तक मोदी है, जब तक मोदी है, तब तक बाबा साहब आंबेडकर के दिए आरक्षण में से रत्ती भर भी लूट नहीं करने दूंगा, हटाने नहीं देने दूंगा। SC, ST, ओबीसी का आरक्षण रहेगा, ये मोदी की भी गारंटी हो और भविष्य में उसके लिए लड़ाई लड़ने की भी गारंटी है। कांग्रेस का दलित विरोधी चेहरा हरियाणा से बेहतर कौन जानता है? हरियाणा में जब जब कांग्रेस की सरकार आती है तो दलितों का जीना मुश्किल हो जाता है। 2005 में गोहाना में कितना बड़ा कांड हुआ था, क्या उसे कोई दलित परिवार भुला सकता है? 2010 में मिर्चपुर कांड को क्या कोई भूल सकता है? 2012 में भगाना में जो कुछ हुआ था, फिर 2014 में दलित बेटियों के साथ जो कुछ हुआ था, उस शर्मनाक घटना को याद करके ही रूह कांप जाती है। तब हमने ये भी दिखाया था कि मुख्यमंत्री हुड्डा जी और इनका दिल्ली का शाही परिवार सबके मुंह पर ताले लग गए थे। इसलिए कांग्रेस से यहां के दलित समाज को बहुत सचेत रहने की जरूरत है। मैं तो कांग्रेस से एक और बात बताऊंगा। पहले कांग्रेस में जो एक अंदरूनी महाभारत चल रही है, अरे जरा उसे तो संभालो। जिस तरह यहां एक परिवार को आगे बढ़ाकर कांग्रेस राजनीति कर रही है, वो पूरा दलित समाज देख रहा है। हमेशा से ही बाबा साहब आंबेडकर जी को नफरत करता था, आरक्षण का घोर विरोध करता रहा है। इस परिवार ने हमेशा दलितों, ओबीसी, आदिवासियों को अपमानित किया है। आप याद रखिए, नेहरू जी जब पीएम थे तो उन्होंने आरक्षण का विरोध किया था, राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी, सबूत मौजूद है। और इतना ही नहीं, नेहरू जी ने यह भी कहा था कि आरक्षण वाले नौकरी पा जाएंगे तो सरकारी सेवा की क्वालिटी खराब हो जाए। कुरुक्षेत्र के लाड़वा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कई गांवों के तूफानी दौरे कर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 90 के 90 हलकों में हमारे चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट ने अपने नॉमिनेशन भर दिए हैं, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिए थे। देश के प्रधानमंत्री ने तीसरी बार देश की बागडोर संभाली है। हरियाणा प्रदेश में भी तीसरी बार भाजपा की सरकार आएगी और हरियाणा में अभूतपूर्व विकास तेज गति से होंगे। जबरदस्त रिस्पॉन्स है, लोगों का एक तरफा माहौल है, लोगों का जो आशीर्वाद, जो प्यार है
2024 के तीसरी टाइम की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर मोहर है और जब 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना रही है। सभी नॉमिनेशन हो गए और कल प्रधानमंत्री जी की रैली है। हाँ, सभी हमारे प्रत्याशियों ने 90 के 90 स्थानों पे नॉमिनेशन फाइल किए हैं। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और हरियाणा प्रदेश के लोगों से अपील करूँगा कि इस विकास की गति को और तेज करते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बने और हरियाणा और नई विकास की ऊंचाइयों को छुए, ऐसा मैं लोगों से अपील करूंगा कि कमल के फूल को डट करके वो वोट दें। बाकी के काम हमारे पास छोड़ दो भाई, कोई दिक्कत ना परेशानी आने देंगे, डट करके काम करें। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी इलेक्शन का, चुनाव का आगाज करने के लिए हरियाणा की इस पवित्र भूमि जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया, कल 2 बजे थीम पार्क में आ रहे हैं और बहुत भारी संख्या के अंदर लोग निकल करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे, उनके विचारों को सुनेंगे और हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ये आश्वासन, आशीर्वाद भी हरियाणा के लोग देंगे। केजरीवाल की जमानत होगी, आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली उनको। देखिए, कोर्ट का मैटर होता है, कोर्ट को लगता है कि ये गलत था, उसने जमानत नहीं दी, परंतु जो व्यक्ति के नियम हैं, जो विचार है, केजरीवाल उसके ऊपर नहीं रहा। वो भ्रष्टाचार की दलदल में धंसा हुआ व्यक्ति है और वो तो आम आदमी नहीं है, अकेला आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से जमानत मिलने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया है। सीएम सैनी ने कहा कि यह कोर्ट का इंटरनल मामला है और कोर्ट के आदेश पर ही अंदर किया गया था। कांग्रेस ने ही शिकायत की थी, उसी शिकायत पर केजरीवाल को अंदर किया गया था। आज वह कांग्रेस के साथ ही झपिया पा रहे हैं। कुछ नियमों का पालन करना चाहिए था। केजरीवाल मंच से बोलते थे कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, मेरी पार्टी ईमानदार है, लेकिन जब वह जेल गए तो उसी समय पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। ये कोर्ट का, माननीय कोर्ट का विषय है, किसको जमानत देनी है, किसको नहीं देनी है, ये उसका इंटरनल मामला है। और अगर किसी ने कहीं कोई गलत किया है, कोर्ट उसके ऊपर संज्ञान लेता है। कोर्ट ने ही संज्ञान लिया है, कांग्रेस ने उसकी शिकायत की है, कांग्रेस के साथ वो जफ्फियां पा रहा है, गले मिल रहा है, तो क्या करें, कांग्रेस की शिकायत के ऊपर वो अंदर गया है। और परंतु उसने कुछ नियमों का पालन करना चाहिए था। वो जिस प्रकार की बातें करता था मंच के ऊपर खड़ा होकर के, वो बोलता था मेरी पार्टी कट्टर ईमानदार है, मैं कट्टर ईमानदार हूँ। भाई, जब शिकायत हुई, शिकायत के ऊपर आपको कोर्ट ने संज्ञान लिया, आप अंदर चले गए, तो आपने त्याग पत्र दे देना चाहिए था। कुर्सी समेत चले गए जेल में। ये बताओ, उसको ऊपर कौन विश्वास करेगा? कितना भ्रष्टाचार की दलदल में कांग्रेस से भी 4 कदम आगे, तभी तो वो कांग्रेस के गले मिल रहा। दोनों के दो लोकसभा में समझौता किया, अब तो इनकी बात वैसे नहीं बनी है, इस कारण से समझौता नहीं हुआ। अब भी समझौते के लिए तैयार हो गए थे दोनों के। कौन कितने कांग्रेस भ्रष्टाचारी पार्टी है, केजरीवाल उससे बड़ा भ्रष्टाचारी है, दोनों के दो भ्रष्टाचारी है। कोर्ट का मामला है, ये करे को सारे झूठे मामले, ये कोर्ट का मामला है। हरियाणा के यमुनानगर जिले में सीआईए स्टाफ की टीम ने 4 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। 4 में 3 नाबालिग लड़कियां हैं जिनका इस्तेमाल नशा तस्करी के लिए किया जा रहा था। यमुनानगर सीआईए स्टाफ ने आरोपियों के पास से 33 किलो 900 ग्राम चरस बरामद की है। मार्केट में इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। हमारी टीम को एक सूचना मिली थी कल रात को कि ट्रेन के माध्यम से अपने ज़िले में एक चर्स की बहुत बड़ी खेप आ रही है, जिसके तहत एक टीम गठन किया गया सब इंस्पेक्टर धर्मपाल जी के अंदर, तो जिसने इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें से एक जेंट्स था राजवाली और 3 माइनर लड़कियां उसमें जो यूज़ की जा रही थी उनके द्वारा, वो काबू किया गया। उसके बाद इसमें FIR दर्ज की गई और ये टोटल 33 किलो 900 ग्राम चर्स ये
पकड़ी गई है, जिसमें ये लगभग ये जो बिहार के मोतीहारी जिले के रहने वाले हैं, बेतिया मोतीहारी उधर के रहने वाले हैं, वो उसी सिरसा में बीजेपी उम्मीदवार रोहतास जांगड़ा ने अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है। चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं रोहतास जांगड़ा ने उद्घाटन से पहले हवन यज्ञ करवाया। सिरसा में चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार तेजी से किया जा रहा है। वहीं रोहतास जांगड़ा ने कहा कि तीसरी बार फिर से बीजेपी की सरकार बन रही है। और मेरे केंद्रीय नेतृत्व का देश के नेतृत्व का जो इतनी बड़ी जिम्मेवारी सौंपे मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। हमारे राजस्थान से टीचिंग साहब हमारे प्रदेश के नेताओं ने पूरी जनता का इतना प्यार है कि मैंने आज तक जिंदगी में नहीं सुना। जैसे मेरी टिकट अनाउंस हुई, हमारे को यही नहीं पता, जैसे मैं सपना देख रहा हूँ चंद्रा जी, मेरे परिवार को नहीं पता, किसी को नहीं पता, मैं ये नहीं कह सकता बाप इसको बताऊं ना, ऐसा मेरे साथ एक करिश्मा हुआ और ऐसा ही करिश्मा 8 तारीख को हुआ। यमुनानगर के गुरु नानक खालसा कॉलेज में आज विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कॉलेज के अध्यापक और छात्रों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य ओजोन परत के संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना था। देखिए, कोई भी विषय हो उसको जनमानस तक पहुंचाने के लिए शिक्षा सबसे उत्तम माध्यम है। और क्योंकि पर्यावरण अध्ययन एक आवश्यक विषय के रूप में चुना गया है पूरे भारतवर्ष में, तो ओजोन परत हो या और पर्यावरणीय मुद्दे हो, वो अब पाठ्यक्रम का हिस्सा है। और नए जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें वैल्यू एडेड कोर्स के रूप में इनको पढ़ाया जा रहा है। युवा किसी भी देश का भविष्य होते हैं और युवाओं में इन सभी पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जागरूकता लाने के लिए उनको सिर्फ क्लासरूम में नहीं बल्कि प्रैक्टिकली भी और विशेष जो एक्सपर्ट्स होते हैं इस फील्ड में उनको बुलाकर या ऑनलाइन माध्यमों से उनको इसके विषय के बारे में जानकारी दी जाती है। पर्यावरण को बचाने के लिए या ओजोन को बचाने के लिए जैसे उनको जो एक जनमानस को जानकारी होनी चाहिए कि जब वो अपने घर के लिए बहुत सारे आवश्यक सामान जो बिजली से चलने वाले उपकरण है जैसे रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर्स हैं, जब वो खरीदने जाएं तो उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे सर्वप्रथम उनको BEE रेटिंग, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का ध्यान रखना चाहिए। जितने ज़्यादा स्टार रेटिंग के ये प्रोडक्ट्स होंगे उतनी कम बिजली की खपत होगी, उतना ही कम ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज पे उनका इम्पैक्ट उतना ही कम होगा। देन क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो पहले कूलेंट्स इसमें इस्तेमाल किए जाते थे, अब वो दूसरे प्रोडक्ट्स आ गए हैं और वो जो लेस ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं या नहीं करते हैं, जैसे उनको बताया गया कि R410 और R32 गैस का इस्तेमाल करने वाले प्रोडक्ट्स खरीदें और ये इंश्योर करें कि अगर अपने पुराने प्रोडक्ट्स भी अगर वो रिफिल करा रहे हैं विद द न्यू एयर कंडीशनर्स या जो नई गैस भरवा रहे हैं तो वो यही गैसेस हों ताकि हम कम से कम ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकें और इस पर्यावरण को बचा सकें ताकि हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो स्वस्थ हो। खबर फतेहाबाद से है, जहां फतेहाबाद हलके से कांग्रेस प्रत्याशी बलवान सिंह दौलतपुरिया का लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आज भट्ट ब्लॉक में बलवान सिंह के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर बलवान सिंह दौलतपुरिया ने अपने संबोधन में कहा कि फतेहाबाद हलके की जनता ने उन्हें प्रेम स्नेह आशीर्वाद दिया है। इस कर्ज का बेटा उम्र जनता की सेवा करते हुए उतारेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले 10 सालों में देश और प्रदेश को नरक बना दिया है। आम जनता को रोजी रोटी के लिए तरसा दिया है। गरीबी, महंगाई और भ्रष्टाचार के दलदल में हर वर्ग फंस चुका है। जनता बहुत अच्छी रणनीति है और रणनीति तो कार्यकर्ता बनाते हैं और जिस तरह से आज आप चुनाव कार्यालय के उद्घाटन अवसर पे कार्यकर्ताओं का जोश देख रहे हो, उत्साह देख रहे हो, उमंग देख रहे हो, उसको देखते हुए मैं कह सकता हूं कि हरियाणा विधानसभा की जीत जो पूरे हरियाणा प्रदेश में
पहली 5 टॉप की होंगी, उनमें से एक होगी। लोकसभा चुनाव में इस बात का आगाज हो चुका था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में शायद आप और हम अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि हरियाणा प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को कितना भारी बहुमत देने जा रही है। अगर हम अंदाजा लगाएं 60 सीट का, 70 सीट का, 80 सीट का, तो भी जनता हमारे अंदाजे को फेल करने पे उतारू। अमृतसर में लूट की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं और लुटेरे भी पुलिस से बेखौफ होकर लूट की वारदातों को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला अमृतसर दरबार साहिब के पास चौक परागदास का है, जहां लुटेरों ने सोना लूट लिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है। जल्द ही पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी। करीब 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ 7:05 ਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਸੈਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਭਰਾ ਨੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਸੈਣੀ ਤੇ ਰੁਪੇਸ਼ ਸੈਣੀ, ਇਹ ਕੋਰੀਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੋਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸਲ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਕੋਰੀਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਕੇਸ਼ ਸੈਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜਕਾ 5-6 ਗਾਹਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਾਰਸਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੈਗ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਨ ਖੋਹ ਲਿਆ ਤੇ ਸਮਾਨ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦੇ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ADCP ਸਾਡੇ 1 ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਰੀਬ ਮੈਂ ਮੇਰੇ SHO ਸੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, SHO ਕੋਤਵਾਲੀ, ACP ਸੈਂਟਰਲ ਵੀ ਨਾਲ, SP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। अमृतसर में श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमेरिका जा रहे एक NRI को गिरफ्तार किया गया है। यह NRI अपने गांव गुरदासपुर आया हुआ था और काफ़ी समय से यहीं था। फ्लाइट से पहले जब उसके सामान की जांच की गई तो CISF कर्मियों ने आरोपी के बैग से 15 गोलियां 9 mm की बरामद की, जिसके बाद उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया गया। फिलहाल CISF अधिकारियों की शिकायत पर एयरपोर्ट थाने में BNSA के तहत FIR 34 अंडर आर्म्स एक्ट 25-24-59A के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। खबर पटियाला से है, जहां पंजाबी यूनिवर्सिटी के बाबा बंदा सिंह बहादुर हॉस्टल में रहने वाली BA फार्मेसी प्रथम वर्ष के छात्र ने हॉस्टल में आत्महत्या कर ली। बता दें कि छात्र की उम्र करीब 18 से 19 साल बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार आत्महत्या करने वाला छात्र हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। तो वहीं मौके पर पहुंचे पंजाबी यूनिवर्सिटी के आला अधिकारी और अर्बन स्टेट थाना पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। खबर समराला से है, जहां आज समराला के सरकारी अस्पताल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब विधायक दयालपुर को सूचना मिली कि सिविल अस्पताल समराला में लाखों रुपए की एक्सपायर दवाइयां पड़ी हुई हैं। विधायक दयालपुरा तुरंत दवाइयों की जांच करने के लिए सिविल अस्पताल पहुंचे और मेडिसिन स्टोर स्टॉक रूम की जांच की। तो वहीं उन्होंने पूरे मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने की बात कही है। एक शिकायत मिली थी जिस दसिया गया कि इतने जी एक्सपायर दवाई पई आ, पर मैनू भी हैरानी हुई थी कि मैं भी नहीं सोचा भी एडी बड़ी मात्रा च इतने एक्सपायर दवाई मिलूगी। मान लो लखा भी कह ली या करोड़ों भी कह ली दवाई एक्सपायर मिली है इतने। मैं जिन्हें हम पत्ता हाथ लगभग 400 का पत्ता बाजार च मिलता, ये नाल हजारों पत्ते जो एक्सपायर हो चुके हैं इतने पे ने। इस सब कुछ देख के मैं आप बड़ा दुख लगता। तुम आप सियाणो भी जो सरकार बड़े उपराले करती है ਤੇ ਦਵਾਈ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਈ ਕੀ ਕਾਰ ਉਹ ਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪਿੱਛਾ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਲੋਕ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਈ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਅਦ। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।